हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट न्यूज़ बाय विनीत में। आपके सामने मैं विनीत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो बांग्लादेश की स्थिति है आज उसके बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बांग्लादेश के ऊपर कौन सी पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही है। जैसा कि हम लोग खबरों में देख रहे थे, कई न्यूज़ रिपोर्ट में शो कर रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अटैक करना चाहिए बांग्लादेश को, और रंगपुर डिवीज़न को तोड़ देना चाहिए, और चिटगांव गांव पोर्ट को भी अपने अधीन ले लेना चाहिए। ऐसी काफ़ी बातें मीडिया में और सोशल मीडिया पे चल रही हैं, और हम समझेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है इस तरह के एग्रेसिव स्टेप क्यों नहीं ले रही है। पहली बात, हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे जो हमारे नेबरहुड में ऐसा आखिर क्या है कि हर बार इंडिया को टारगेट किया जाता है। ऐसी क्या जो परिस्थितियाँ खड़ी हो जा रही हैं, इनको एक एक करके हम सारी बातों को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, स्टोरी आखिर बांग्लादेश की कैसे शुरू हुई। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये कहानी जो शुरू होती है शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर से शुरू होती है। उन्होंने कैसे जो माइनॉरिटीज़ थी बांग्लादेश को, उसको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन का बिल, एक प्रस्ताव पारित किया और लाया, जिससे क्या हुआ, एक तरह का सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट को हवा मिली, एक चिंगारी मिली। और हम लोग ने जब देखा कि कैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कैसा एक वायलेंट रूप ले लेता है, हिंसक रूप ले लेता है, और कैसे वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर के हाउस में घुस के कैसे आगजनी की जाती है, उनके जो सामान होते हैं, जो उनके कपड़े होते हैं, कैसे उसको पब्लिक में उठाया जाता है। मतलब हम लोग ने ये सारे दृश्य जो देखे हैं वीडियो में देखे हैं। फिर कैसे चल के यूनुस को आगे किया जाता है। कुछ लोग तो कहते हैं ये वेस्टर्न पपेट है, और उनकी बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है वो खुद भी नहीं जानते। हो सकता है पपेट हो सकता है कि ना भी पपेट हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो यूनुस को लाया जाता है। फिर कैसे कैसे करके एक तरह से एंटी इंडिया स्टैंड लिया जाता है, इंडिया को टारगेट किया जाता है, इंडिया को ब्लेम किया जाता है, और शेख हसीना को इंडिया का एजेंट घोषित कर दिया जाता है, और जो स्टूडेंट लीडर होते हैं उनके द्वारा भी। दोस्तों, अब हम समझेंगे ऐसा क्यों किया गया, स्टूडेंट के द्वारा शेख हसीना को टारगेट क्यों किया गया। दोस्तों, अब आइए हम लोग समझते हैं। दोस्तों, हम पहले पॉलिटिकली समझते हैं कि आप पॉलिटिकली ये सही है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जो स्टूडेंट लीडर थे उनको पॉलिटिक्स में आना था। एक मतलब जो पॉपुलर लीडर थी शेख हसीना, उनकी इमेज को ब्लैक करना था। तो उनको सिंपल सा आसान सा जो एग्जांपल मिलता है इंडिया। उन्होंने कैसे एक इंडिया को टारगेट किया और शेख हसीना को उनसे लिंक करके, और अपनी सत्ता चमकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का खेल किया गया। और साथ ही साथ मिस्टर यूनुस जो है उनको भी एक अच्छा बढ़िया दिखा कि हो सकता है कि इंडिया को हम भी टारगेट करें, और इंडिया को टारगेट करके हम अपनी भी पॉपुलैरिटीज़ को गेन करें, अपनी पॉपुलैरिटी बनाएं, और किसी भी प्रकार से किसी भी हथकंडे को यूज करके हम सत्ता में बने रहें। और इनकी कोशिश आज भी वो बरकरार है, किसी भी प्रकार से स्टूडेंट लीडर्स से मिलके वो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा कैसे हादी की हत्या की गई, मर्डर किया गया। ये सब जानते हैं कि ये पॉलिटिकल मर्डर था, लेकिन कैसे यूनुस ने इंडिया को टारगेट किया और इंडिया को ब्लेम करके कैसे इस पूरे गेम को बांग्लादेश में खेला जा रहा है। ये बात जो है ये साफ साफ मतलब कि सब समझ रहे हैं, जो प्लेयर्स हैं। इंडिया एक बड़ा प्लेयर है, वो भी इस बात को समझ रहा है कि कैसे एक पॉलिटिकल पावर में आने के लिए हर तरह के हथकंडे को अपनाया जा रहा है। यूनिस भी चाहते हैं कि हम भी मलाई खाएं, हम भी जो केक कट रहा है सब में बट रहा है कि वो भी एक बढ़िया चंक उस पर केक से मिल सके। तो यूनिस भी इस तरह के जो प्रयास हैं उसको जारी रखे हुए हैं। तो ये दोस्तों, ये पूरा एक तरह का राजनीतिक जो षड्यंत्र है, खेल है, वो चला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में। वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके पास एक अच्छा रोल मॉडल है। जैसा कि हम लोग देखा था मालदीव में कैसे वहाँ पे गो बैक इंडिया कैंपेन चलाया जाता है। जब वो गो बैक इंडिया कैंपेन का जो लीडर होता है कैसे वो सत्ता में आता है,
जब वो सत्ता में आ जाता है फिर इंडिया से आके मिलता है, इंडिया से फिर अपनी जो रिलेशनशिप होता है उसको मजबूत करता है, और फिर से उससे जो इंडिया से मदद और सहायता है वो मिलने लगती है। और यही सेम जो फॉर्मूला है जो स्टूडेंट लीडर हैं बांग्लादेश के, वही सेम फॉर्मूला उन्होंने भी कॉपी किया, उसको बांग्लादेश में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि इंडिया को इन केन प्रेकेन किसी भी एंगल से उसको टारगेट करो, अपनी पॉपुलैरिटीज़ को गेन करो, गेन करने के बाद शेख हसीना को एक्सप्लॉइट करो, एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होगा, जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट भी हो चुका है, और उस पावर में आए और एक अपनी जो नेशनल जो पार्टी उन्होंने बना रखा स्टूडेंट लीडर ने, वो किसी भी प्रकार से सत्ता में काबिज हो सके। दोस्तों ये थी कहानी। अब क्या कहानी चल रही है? कहानी ये चल रही है कि यूनुस जो है किसी भी प्रकार से ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से इलेक्शन हो, क्योंकि जो यूनुस हैं उनकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, क्योंकि उनको जो ऊपर से ला के बैठा दिया गया पपेट गवर्नमेंट की तरह, मतलब पपेट की तरह कि वो देखते रहें। लेकिन अब यूनिस इसमें गेम खेल रहे हैं कि किसी भी प्रकार से इलेक्शन ना हो और स्थिति को इतना ख़राब कर दिया जाए, इतना ख़राब कर दिया जाए कि किसी भी प्रकार से इंडिया जो है इंटरवेंशन कर दे। अगर हम लोग जानते हैं अगर इंडिया इंटरवेंशन कर देता है तो इलेक्शन जो है फरवरी में होने वाले हैं उसको भी किसी भी तरह से टाला जा सके। दोस्तों ये था यूनुस का गेम, और प्रयास तो पूरा किया जा रहा है कि इंडिया को मजबूर किया जाए कि कुछ वो इंटरवेंशन या कुछ एक चुटपुटिया भी फोड़ दे बॉर्डर पे, तो वो हल्ला मचाएं और एक तरह से उनको एक ग्राउंड मिल जाए इस सब चीज़ों को टालने का। दोस्तों ये था पूरा ब्यौरा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया जो है इतना इजीली कैसे टारगेट किया जाता है इंडिया को। अगर हम स्पेसिफिकली बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में ऐसी स्थिति क्यों खड़ी हुई? दोस्तों एक जो स्पार्क था तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट और जो माइनॉरिटीज़ की बात जो था वो एक स्पार्क था, लेकिन दोस्तों कोई अचानक से चीज़ें खड़ी नहीं हो जाती, उसके पीछे एक लॉन्ग डिसेंट होता है, मतलब कि एक लोगों के बीच में धीरे धीरे चीज़ें जो है पनपती हैं। तो उसके पीछे हम बांग्लादेश में देख लेते हैं ऐसी चीज़ें क्या पीछे से पनप रही थी। दोस्तों हम आपको बता दें जैसे कि शेख हसीना के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी थी, मतलब कि वो लोग बदलाव चाहते थे, और साथ ही साथ वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा इशू था, जैसे गवर्नमेंट जॉब का यहाँ पे रोना लोग रो रहे हैं, वही सेम स्थिति कहीं ना कहीं बांग्लादेश में भी देखने को मिलती है। जो यूथ हैं काफ़ी पजेसिव हैं गवर्नमेंट जॉब को लेके, तो एक तरह से जो स्पार्क था उनको ये मिला। और जो वहाँ पे जिहादी एलिमेंट थे वो आप एक नोटिस करेंगे पूरे साउथ एशिया में जो जिहाद को लेके और जो फंडामेंटलिज्म है उसको लेके काफ़ी समय काफ़ी राइज देखा जा रहा है। जैसे हम पाकिस्तान की बात कर लें और बांग्लादेश की बात कर लें, कोई भी इस्लामिक कंट्री हो, स्पेसिफिकली हम बात कर लें कोई भी इस्लामिक कंट्री की, चाहे वो टर्की ही क्यों ना हो, आजकल जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ऐसा क्यों है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। दोस्तों सीधा सीधा उसका जो सोशल मीडिया है उस पे जो फंडामेंटल जो लीडर्स होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर होते हैं, जो इनकी स्पीचेस होती हैं, जो माइंड वॉश करने का जरिया होता है, आज वो उनके पास इजीली अवेलेबल है। कोई भी यूथ है वो सीधे मोबाइल उठा रहा है, टेलीग्राम पे जा रहा है। टेलीग्राम पे हमने भी इंडिया में देखा कैसे एक डॉक्टर ग्रुप करके सबको मैनिपुलेट किया जा रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है। तो ये तो इंडिया में मैं बात किया, आप सोच लो जहाँ इस्लाम जैसी पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश जैसी कंट्री है जहाँ पे ऑलरेडी फंडामेंटलिज्म अपनी जड़ें मजबूत कर लिया है, तो वहाँ पे किस हिसाब का प्रभाव पड़ रहा होगा। तो दोस्तों ये सब कारणों से क्या है जो रिलीजियस टिल्ट देखने को मिल रहा है फंडामेंटलिज्म की तरफ, ये काफ़ी देखने को मिल रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं इंडिया को टारगेट की ही बात की जाती है, चाहे आप ISI देख लीजिए, चाहे अलकायदा देख लीजिए, चाहे जिहाद की बात कर लें, चाहे जो भी वहाँ पे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश में, सब कहीं ना कहीं इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं। तो इस तरह की जो उल जुलूल बातें हैं उनको काफ़ी इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से हवा मिल रही है, तो उनकी ये चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाता है अपने जो इंडिया को टारगेट करने के लिए। दोस्तों ये थी अभी तक की बातें। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंडिया का क्या स्टेप है, इंडिया क्या स्टेप ले भी सकता था। पहले हम बात कर लें क्या एग्रेसिव स्टेप ले सकते हैं। दोस्तों ये हम सब जानते हैं, बांग्लादेश के जो लीडर हैं, यूनुस हो चाहे स्टूडेंट लीडर हो, सभी जानते हैं इंडियन जो मिलिट्री की जो माइट है, जो ताकत है, जो पावर हो, सब जानते हैं कि बांग्लादेश को हम लोग कभी भी चुटकियों में बजा के उड़ा सकते हैं। वो जानते हैं, वो पूरी तरह से वाकिफ इस चीज़ से, वो बेवकूफ़ नहीं है।
लेकिन अभी क्या है कि वो पॉलिटिकल पावर के लिए उस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक ऑप्शन है एग्रेसिव, कि हम अपनी आर्मी की चढ़ाई कर दें, रंगपुर डिवीज़न तोड़ दें, चिटगांव पे कब्जा कर लें, बांग्लादेश को हम दबा दें। एक ये हो सकता है, ज़रूर ही हो सकता है, लेकिन उसका साथ दोस्तों हम बात करें उसका परिणाम क्या पड़ेगा। दोस्तों उसका परिणाम अगर हम बात कर लें तो इंडिया का जो एक प्रभाव है साउथ एशियन कंट्रीज़ में छोटी छोटी, तो उस पर उसका जो नेगेटिव इमेज जाएगा साउथ एशियन कंट्रीज़ में, तो इंडिया ही नहीं चाहता। और दूसरी चीज़ क्या है कि सेकंड पॉइंट, इंडिया कोई इस तरह का बड़ा एग्रेसिव वॉर करना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो इंडिया का इस समय जो आप वेस्ट में देख लीजिए, ट्रम्प को देख लीजिए, आज की जो परिस्थिति है वो काफ़ी अनुकूल भी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, तो इंडिया इस चीज़ से अवॉइड करना चाह रहा है कि कोई बड़ा वार नहीं करना चाहता। और हम आपको बता दें दोस्तों, हमको इसकी ज़रूरत भी नहीं है, वार की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम आसाम की पुलिस से भी कर देंगे तो वो बांग्लादेश को 2-4 घंटे में कंट्रोल करके हम लोग को दे देंगे, तो हमारी आर्मी की ही ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो वो लोग अपना गेम खेल रहे हैं, गवर्नमेंट भी देख रही है, जो हमारी एजेंसी वो भी देख रही है, भाई खेलने दो। जब वो वहाँ पे गवर्नमेंट हो जाए, इलेक्शन हो जाएगा, नई सत्ता आ जाएगी, वो 2-4 महीने बाद, 1 साल बाद तो इंडिया के पास ही आने वाली पहली बात। अगर हम बात करें डिफेंसिव, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिफेंसिव पॉलिसी फॉलो करना चाहिए, यानी कि वो बस खड़ी रहे अपनी, जो वो वहाँ से एक्शन ले रहे हैं, बस हमको अपनी बचाव करें, एक ये पॉलिसी होती है। और तीसरी पॉलिसी क्या होती है, न्यूट्रल पॉलिसी, मतलब कि बैलेंस पॉलिसी। हम थोड़ा एक्टिव भी हो, थोड़ा डिफेंसिव भी हो, एक्शन और जो दोनों बीच का रास्ता अपनाएं। और हम आपको बता दें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करंटली यही जो बीच का मध्यम मार्ग है उसी को फॉलो कर रही है। फॉर एग्जांपल हम लोग थोड़ा मसल फ्लेक्स भी कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग अभी 3 गैरिसन्स की स्थापना भी कर रहे हैं। अभी बंगाल में बिहार में किशनगंज में अगर हम बात कर ले, सिलीगुड़ी में बात कर ले, तो चिकन नेक की तरफ हमने 3 गैरिसन्स को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ अभी हमने खबर भी देखी कि कैसे त्रिपुरा में 1971 की बटालियन को डिप्लॉय किया जा रहा है। ये क्या है, एक तरह से मैसेज देने का प्रभाव है कि देखो भैया, हमसे लड़ोगे तो बुरा हो जाएगा। ये हम लोग से मसल फ्लेक्स कर रहे हैं कि मतलब कि जो अपना जो एग्रेसिव पॉलिसी होती है उसको शो कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या है, एक फ्रेंडशिप का भी रास्ता अपना रहे हैं, जैसे कि अभी हमने वहाँ पे 20 टन्स कुछ हमने ओनियन भी भेजा, उसके बाद प्याज, और उसके बाद अभी बात चल रही कि बांग्लादेश हमसे डिस्काउंटेड राइस चाहता है, तो हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भी सप्लाई करे। अभी वहाँ से हमारे जो व्यापार वो चल ही रहे हैं, बंगाल से सामान आ रहा है, हमारे सामान वहाँ जा रहे हैं, तो दोनों तरफ से जो चीज़ें हैं वो अभी 1 to 1 चल रही है। तो एक तरफ से डिफेंसिव भी चल रहा है, एक तरफ से एग्रेसिव भी चल रहा है, थोड़ा मोड़ा हम अपना मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को कर रही है, क्योंकि भाई जैसी खबरें आ रही हो, पाकिस्तान के जो ISI है और वहाँ के जो आर्मी चीफ हो बंगाल में वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं, तो उसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम इसको प्रिवेंट करने के लिए एक तरह से हम तैयार भी हैं, हमने काम इस पर किया है। तो दोस्तों मोटी मोटा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अभी मध्यम मार्ग को फॉलो कर रही है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का असली जो स्टेप लेना होगा, चाहे वो अग्रेसिव हो चाहे कुछ भी स्टेप हो, वो 100% इलेक्शन के बाद ही लेगा। और दोस्तों हम दावा भी करते हैं इस बात का कि जो इलेक्शन के बाद है, उस जो इलेक्शन अगर पीसफुली और ट्रांसपेरेंटली हो जाता है, तो जो आने वाली सरकार होगी वो इंडिया के साथ मिल के ही कुछ कर सकती है। तो दोस्तों ये था वीडियो का एनालिसिस। दोस्तों हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।